नाज़रीन मोहतरम, इस कहानी की इससे पहले आप 6 किस्तें सुन चुके हैं। अब 7वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। उसने एक अदाए दिलरुबा से मुड़ते हुए पूछा, तुम्हें भगा कर ले जाना है? फिर तो अभी आई, कहकर वो चली गई। जूजू शाम गहरी होती जा रही थी। दिवाली की तकरीब अपने अरूज पर पहुंच रही थी। 5-6 मिनट तक मैं बच्चों की आतिशबाजी से लुत्फ अंदोज होता रहा। फिर पूनम आ गई। चलिए श्रीमान जी, हम भी देखें आपके तेवर, उसने पिछली सीट पर बैठते हुए कहा। इस मर्तबा किसी गलत फहमी का शिकार न रहना, मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हुए कहा। बातें करना तो कोई आपसे सीखे, उसने मेरी पीठ पर हल्की सी धूल जमाते हुए कहा। और मौजू बदलना तुमसे, मैंने गर्दन मोड़ते हुए कहा। अपने फिक्रे का खुशगवार रद्द अमल मैं उसके चेहरे पर देख तो न सका, लेकिन मेरे कंधे पर रखे उसके खूबसूरत हाथ की लर्जिश से महसूस जरूर कर लिया। कहाँ के इरादे हैं महाराज? उसने मुझे एक वीरान सड़क पर मोड़ काटते देख कर पूछा। अगवा होने वाले शोर नहीं मचाया करते, मैंने दूर से नजर आते आर्मी के बड़े बड़े व्हीकल्स पर नजर जमाते हुए कहा। वाह जी वाह, खूबसूरत धौंस है, यानी गर्दन भी कटवाइए और मरहबा भी कहिए। मोटरसाइकिल मैंने रोक दी। सामने खूबसूरत सी पहाड़ी नजर आ रही थी जो यकीनन सैरगाह ही थी, लेकिन यह जब बात के वहां कोई नजर न आता था। शायद आर्मी के यहाँ डिस्प्लाय होने के बाद यहाँ लोगों की आमदोरफ्त ममनू हो चुकी थी। सर्दी अपना जोबन दिखा रही थी। पूनम ने कंधे पर रखी शाल को मजबूती के साथ अपने जिस्म पर लपेट लिया था। हम दोनों हाथों में हाथ डाले उस तरफ चल दिए जहाँ तफरीगाह के नजदीक मुझे आर्मी के व्हीकल नजर आ रहे थे। गालबन वो लोग भी दिवाली की वजह से शुगल मैनोशी में मसरूफ थे। शायद इसीलिए हमें उनके इर्द गिर्द कुछ नजर नहीं आ रहा था। सड़क पर लगी लाइट्स कहीं कहीं रोशन थी, ज्यादातर बल्ब खराब थे। पूनम, तुम्हें मालूम है हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने चलते चलते पूछा। नहीं तो, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। क्यों? तुमने पूछा क्यों नहीं? मैंने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा। प्रकाश बाबू, बस औकात मुझे भी तुम्हारी किसी हरकत का मतलब समझ नहीं आता। मुझे तो कभी कभी तुम्हारे हिंदू होने पर भी शक होने लगता है। मेरा दिल अचानक उसके इस फिक्रे पर धड़का। पूनम एक लंबा सांस लिया और दोबारा बोली, तुम में उन लोगों जैसी बात ही क्या है? मैं शराब से इतनी नफरत करती हूँ जितनी मुझे यमराज से है, लेकिन मुझे हैरत होती है तुम हिंदू नौजवान हो और शराब नहीं पीते। तुमने अभी तक मुझे किसी गलत हरकत के लिए नहीं कहा, जबकि हमारे मुआशरे में मोहब्बत का आगाज ही ऐसी घटिया हरकतों से होता है। या तो तुम अगले जन्म के कोई अवतार हो जो मंच के रूप में प्रगट होकर आ गया है, या फिर गधा हूँ जिसे खूबसूरत लड़कियों से डीलिंग करना नहीं आती। मैंने उसका हाथ दबाते हुए उसका फिक्रा उचक लिया। बहरहाल प्रकाश बाबू, जब कोई नारी किसी से प्यार करती है तो उसे अपना शरीर ही नहीं अपनी आत्मा भी सौंप देती है। मुझे न जाने कितने जन्मों से तुम्हारी तलाश थी। मेरा आइडियल ऐसा ही था, उलझा उलझा, सबसे अलग थलग। जिस रोज पहली बार मैंने तुम्हारी दस्तक पर दरवाजा खोला था तो तुम मेरे घर में ही नहीं बल्कि खुले कवाड़ों के रास्ते मेरे दिल में आन बसे थे। मेरी तलाश मुकम्मल हो चुकी है। मेरा धर्म है प्रकाश बाबू कि तुम कभी मेरा विश्वासघात नहीं करोगे। पूनम का लहजा बड़ा पुरएतमाद था। मैंने उसकी बातों का जवाब न दिया। वो वाकई अजीबो गरीब किस्म की लड़की थी। हम दोनों अब इन व्हीकल्स के करीब से गुजर रहे थे। सड़क के किनारे आर्मी ने पड़ाव डाल रखा था। ये सड़क एक कस्बे को जाती थी, लेकिन आमदोरफ्त न होने के बराबर थी। हम दोनों सड़क के किनारे लगे खूबसूरत बाग में एक पत्थर के बेंच पर बैठ गए। चढ़ते चांद की रात थी। सामने का मंजर बखूबी नजर आ रहा था। मेरी आंखों के रास्ते व्हीकल्स पर लदे सामान और वहां पहाड़ी की एक तरफ नस्ब रेडार के एंटीना की बनावट दिमाग पर नक्श हो रहे थे। यह नई किस्म का असला था। मुझे खुशी थी। मैंने एक खुफिया हथियार का जो भारतीय फौज के तसर्रुफ में है खोज लगा लिया था, लेकिन हैरानगी हो रही थी कि आखिर इतनी अहम चीज को इतने गैर हिफाजती और नाकिस इंतजाम के साथ नस्ब करने के क्या तुक है। फिर मेरे दिमाग ने इस सिलसिले में रहनुमाई की और मैं इंडियन आर्मी इंटेलिजेंस की चाल समझ गया। इमरजेंसी होने की वजह से चूंकि तमाम आर्मी के निशानात वगैरह तो मिट्टी से छुपे ही होते हैं, इसके अलावा भी इन हालात में गन्स को बहुत अच्छी तरह कैमोफ्लेज किया जाता था। अगर इनके गिर्द खास पहरा भी लगा दिया जाता तो इस इलाके में मौजूद दुश्मन इंटेलिजेंस को शक होना लाजमी था। शायद इसीलिए उन्होंने यह तरीका अपनाया था। अगर मैं भी हथियारों की खास किस्म की साख्त पर गौर न करता तो इंडिया की रवायती फौज की कोई बटालियन समझकर नजरअंदाज कर देता। तुम्हें पाकर मैंने बहुत कुछ पा लिया है पूनम। मुझसे कुछ छुपाई न जा सकी और बेख्तियार मेरे मुंह से निकल गया। हाँ, अब जाहिर है अब फिल्मी डायलॉग ही बोलेंगे। पूनम की हंसी से फिजाओं में सुरीली घंटियां बजने लगी। हम वापस मोटरसाइकिल की तरफ आ रहे थे जब अचानक हमारे पीछे रोशनी का एक तूफान सा उठा। एकदम मैंने पूनम का हाथ पकड़कर किनारे की तरफ खींचा तो वो मुझसे टकरा गई। हम दोनों पर ही इस टकराव ने कयामत ढा दी थी। अभी इस हादसे से संभले भी न पाए थे कि एक जीप करीब आकर ठहर गई। जीप में एक सार्जेंट और 2 सिपाही बैठे थे। शायद हमें मुश्तबा जान कर आ गए थे। सुनिए महाराज, सार्जेंट गालबन हमारी असलियत जान गया था। सुनाइए महाराज, मैंने उसी लहजे में कदर शौकी से जवाब दिया। मेरे दिल की हालत खुदा ही जानता है। इस समय यहाँ आपकी मौजूदगी और दिवाली रात की हसीन रात तो ठीक है, लेकिन ये माहौल प्रेम करने के लिए साजगार नहीं। उसने पहले पूनम की तरफ और फिर सामने मिलिट्री कन्वाय की तरफ इशारा करते हुए कहा, ओह माय डियर ऑफिसर,
छोटा सा तो शहर है, यकीन मानिए कोई गोशा भी तो खाली नहीं मिला। मोहब्बत के मारे यहाँ चले आए थे, लेकिन क्या मालूम था कि यहाँ भी। मैंने बड़े सोगवार और फिल्मी अंदाज में जवाब दिया, इस मुदाखलत के लिए क्षमा कीजिए, मेरा टेंट हाजिर है। वो भी कोई मोहब्बत का मारा दिखाई दे रहा था। धन्यवाद आपका महाराज, अब तो चलना ही चाहिए। मैंने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, दिवाली मुबारक। कहते हुए उसने जीप दोबारा स्टार्ट कर दी। दिवाली मुबारक, हम दोनों ने भी एक साथ ही कहा। गधे का बच्चा, मैंने उसके जाते ही कहा। कमबख्त ने इसी वक्त आना था। शुक्र करो कोई अच्छा आदमी था, वरना दिवाली किसी थाने में मुनाते। पूनम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा साथ हो तो मैं नर्क में भी जाने को तैयार हूँ। मेरी बात पर पूनम बेख्तियार हंस दी और फिजाओं का हुस्न दुचंद हो गया। खासी देर तक हम रायकोट में मुख्तलिफ जगह दिवाली की रात से लुत्फानंदोज होते रहे। सारा शहर शराब के नशे में धुत था। सड़क पर 2-3 मरतबा हमें नौजवान लड़कों ने घेरा और फहश फिक्रे कस कर जाने की इजाजत दी। एक मरतबा तो मेरा खून खोला, लेकिन पूनम ने मुझसे वचन लिया था कि मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा। अजब तूफान बदतमीजी चारों तरफ बपा था। लोग सड़क दरमियान खड़े होकर बड़के मार रहे थे। फिजा में चारों तरफ आग ही आग फैली नजर आती थी। बच्चे बूढ़े जवान सब ही आग से खेल रहे थे। शहर के बाहर से एक लंबा चक्कर काट कर हम लोग घर पहुंचे। अगर सारा भारत पागल हो गया है तो क्या मैं भी कुएं में छलांग लगा दूं? उन्होंने माता जी से कहा। हरे राम, आज तो परमात्मा को याद कर लो। एक दफा सारे जीवन में मंदिर की शक्ल नहीं देखी, पंडित का बेटा और ऐसी ऐसी बातें। माताजी और बाबूजी की खुशगवार बहस बड़ी पुरलुत्फ होती थी। देखी थी एक मर्तबा जब तुम्हारे साथ भाग कर शादी की थी, और आज तक पछता रहा हूँ। उन्होंने हंसते हंसते कहा, बच्चों के सामने ही कुछ शर्म कर लिया करो। माताजी ने मौसी जी के पीछे बाहर जाते हुए कहा। पिंटू और पूनम भी उनके साथ ही बाहर चले गए। दिवाली की रात मंदिरों में खासी पूजा पाठ होती थी। अब आधी रात से पहले उनकी वापसी नामुमकिन थी। प्रकाश और सालिग्राम भी थोड़ी देर बाद आ गए और मुझे साथ लेकर चले गए। मैं तो करीबन घंटा बाद ही खिसक कर घर आ गया था, क्योंकि ऐसी लघवियात में इससे ज्यादा हिस्सा मैं नहीं ले सकता था। अपने कमरे में जाकर लेट गया और हवाई अड्डे के उस खासे हिस्से के मुतल्लिक सोचने लगा जो अभी मेरी नजरों से पोशीदा था। वहां पहुंचने का खतरा मोल लिए बगैर कोई चारा नहीं था। मेरा ज़मीर मुतमिन था। मैंने पूनम की मोहब्बत को अपने फराइज के दरमियान दीवार नहीं बनने दिया था। काम बड़ी अच्छी रफ्तार के साथ महफूज तरीके से अंजाम पा रहा था और मैं अपने वतन के लिए भारतीय इंटेलिजेंस के बिछाए जाल को तोड़कर अहम इतलाहात हासिल कर रहा था। ये इतलाहात मेरे वतन बड़ी हिफाजत और इजलत के साथ पहुंच रही थी। दिवाली की रात किसी को सोना किस्मत से ही नसीब होता है, क्योंकि सारी रात पटाखों की आवाजें जान को आई रहती हैं, लेकिन मेरी आंख सुबह जल्द ही खुल गई। चारों तरफ शोर बरपा था। इर्द गिर्द के वो मंदिर और गुरुद्वारे जहां सिवाय पुजारी के और कोई घुसने का नाम भी नहीं लेता था, वहां से भी कानों के पर्दे फाड़ देने वाले भजनों की आवाजें आ रही थी। शहर के लोग सारी रात जागते रहे थे और आतिशबाजी भी मुसलसल हो रही थी। दिवाली मुबारक। सुबह पूनम ने प्रकाश का और मेरा कंबल उठाकर एक कोने में फेंकते हुए कहा। दिवाली आई भी और गुजर भी गई। पूनम की कोई बात मेरे लिए और मेरी कोई बात बज़ाहिर उसके लिए पराई नहीं थी। हम दोनों ने एक दूसरे को इसी असना में अच्छी तरह जान पहचान लिया था। इकट्ठे जीने मरने के पैगाम बांध लिए थे। मुझे उसके कॉलेज और दौरान तालीम फारिग पीरियड्स का पूरा इल्म हो चुका था। पूनम ने मुझसे वादा लिया था कि मैं लुधियाना में उसे रोजाना मिला करूंगा। लुधियाना पहुंचने के दूसरे ही रोज एक पैगाम मेरा मुंतजिर था और अब मैं एक अहम मिशन पर बटाला जा रहा था। बटाला सरहदी इलाका है। यहाँ से गिरफ्तार होने वाले गैर मुल्कियों को गुरदासपुर जेल में रखा जाता था, जहाँ से वो लोग तारीख पेशी भुगतने के लिए बटाला आते थे। हमें एक अहम साथी को पुलिस की हिरासत से आजाद करवाना था। दुश्मन मुल्क की भरी पूरी कचहरी में से अपने किसी साथी को अगवा करके ले जाना कोई मामूली बात नहीं थी। यह जिंदगी और मौत का खेल था, जिसमें मौत की जीत के इम्कान ज्यादा ही रोशन दिखाई देते थे। इस सिलसिले में अपने मकामी दोस्तों की मदद हासिल करना जरूरी था। मैंने प्रकाश को यही बहाना किया था कि माल का आर्डर वसूल करने यूपी की तरफ जा रहा हूँ। यह इंतहाई माकूल बहाना था, जिसकी आड़ में मुझे अपनी सरगर्मियां जारी रखना थी। मैं अपने तय करदा प्लान के मुताबिक बटाला आ गया। यहाँ मुझे अपने एक दोस्त से, जो मेरे मुल्क की इंटेलिजेंस का खास आदमी था, मुलाकात करनी थी। किसी भी जासूस के लिए दूसरे जासूस साथी से मुलाकात बड़ा जान जोखों का काम होता है, क्योंकि वह शख्स हाल ही में सरहद पार करके आया होता है और इस बात का इम्कान हर वक्त मौजूद रहता है कि वो कहीं दुश्मन इंटेलिजेंस के हत्थे न चढ़ गया हो। अगर दुश्मन किसी ऐसे शख्स को काबू कर ले जो उनके मुल्क में सुकूनत पजीर अपने साथी का कोई पैगाम वसूल करने जा रहा है, तो वो इनके लिए खसूसी तोहफा होता है, क्योंकि उस शख्स के जरिए वो पहले से उनकी सोसाइटी के काफी अंदर तक घुसकर महफूज हो जाने वाले जासूस तक जा पहुंचते हैं। अव्वल तो इंटेलिजेंस का तफसील का तरीका ही इतना अजियतनाक होता है कि किसी न किसी मरहले पर गिरफ्तार शुदा शख्स उनके आगे हथियार डाल देता है और अपनी साथी का पता बता देता है। इसके अलावा सबसे बड़ा खतरा डबल एजेंटों का भी है, जो दुनिया की करीबन हर इंटेलिजेंस में पाए जाते हैं और थोड़े से इनाम के लालच में अपने साथी को गिरफ्तार करवा देते हैं। मैं बजाय उस जगह जाने के जहां मुझे अपने साथी से मिलना था, बटाला के लारी अड्डे पर चला आया। हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। सिर्फ कुछ खास निशानियों से उससे पहचान कर उससे पैगाम वसूल करना था और मिलकर मंसूबाबंदी करनी थी।
करीबन 1 घंटे के जानलेवा इंतजार के बाद मुझे मिलाकर वो एक सरहदी इलाके की तरफ से आने वाली बस में से उतरता नजर आया। काफी मोहताद आदमी था, खासा चौकन्ना नजर आ रहा था। बस से उतरकर उसने बजाय इधर उधर अजनबियों की तरह देखने के चुपचाप अपनी राह ली। बस के इर्द गिर्द फौरन 2-3 सिक्योरिटी वाले इकट्ठे हो गए थे, लेकिन क्या मजाल जो इस पर किसी को जर्रा बराबर भी शक गुजरा हो। नौवार दरमियानी उम्र और मजबूत जिस्म का मालिक एक बोटे से कद का आदमी था। मैंने बस से उतरते ही उसका ताकुब शुरू कर दिया, लेकिन लाख चालाक होशियार और मेरे ही मुल्क का तरबियत याफ्ता होने के बावजूद उसे इस बात का अंदाजा नहीं हो सकता था। करीबन 10-15 मिनट तक मैं उसी चक्कर में रहा कि मबादा कोई उस पर नजर रखे हुए है या नहीं। फिर इंडियन इंटेलिजेंस वाले उसे मेरे लिए बतौर चारा इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। अभी हमारी मुलाकात के वक्त में 10-15 मिनट बाकी थे। नौवार लारी अड्डे पर बने एक चाय के स्टॉल में जा घुसा। उसके वापसी ऐन वक्त पर हुई। जैसे ही वो स्टॉल से बाहर निकला, मैं तयशुदा मंसूबे के मुताबिक उससे टकरा गया। क्षमा करना महाराज जी, बटाला आकर अकल ठिकाने नहीं रहती दिल्ली वालों की। मैंने मुआजरत करते हुए अपना मखसूस कोड फिक्रा कहा। दिल्ली की क्या बात है जनाब, अच्छा आप क्या दिल्ली से आए हैं? उसने भी मेरे साथ चलते चलते कहा। सिगरेट होगा आपके पास? मैंने कहा। माचिस नहीं है, वो बोला। आइए और चाय पी लें, मैंने कहा। हम दोनों ने मखसूस अल्फाज इन फिक्रों में इस्तेमाल करके एक दूसरे को अपनी शनाख्त करवा दी थी। मैंने भी उसकी तरह देहाती कपड़े पहन रखे थे और एक कपड़े का थैला हाथ में पकड़ा हुआ था। दोनों एक दूसरे का हाल अहवाल दरियाफ्त करते लारी अड्डे के बाहर के चहरी के नजदीक एक होटल में बने छोटे से केबिन में जा बैठे। नौवार ने जिसको जसवंत नाम अलाट हुआ था, तमाम तफसीलात से मुझे एक मरतबा फिर आगाह किया। हमने ये काम अपने भारतीय दोस्त की मदद से अंजाम देना था, लेकिन वो भी इस तरह कि उन्हें इस बात की कानो कान खबर न हो कि जिसे हम पुलिस से छीनने जा रहे हैं वो शख्स कौन है। उनके नजदीक तो वो खास शख्स हमारे मुल्क का एक माना हुआ स्मगलर था, जिसके भारतीय पुलिस के कब्जे में रहने से तमाम कारोबार का बेड़ा गर्क होने का खतरा था और हमारे भारतीय दोस्तों को मजीद माल इसी सूरत में मिल सकता था जब हमारा ये अहम साथी रिहा होकर पाकिस्तान पहुंचेगा। तमाम तफसीलात अच्छी तरह तय करने के बाद हम दोनों उठे और एक दूसरी लारी के जरिए उन स्मगलर भारतीय दोस्तों के डेरे की तरफ चल दिए। हम लोग वहां रात गए पहुंचे थे। हमारे भारतीय दोस्त चरण सिंह ने बड़ी फरागदिली से मेरा इस्तकबाल किया। मेरे साथी को वो पाकिस्तान के एक तगड़े स्मगलर की हैसियत से अच्छी तरह जानते थे और उन्हें यह भी इल्म था कि इसी तगड़े स्मगलर की वजह से वो आज लखपति बने हुए थे, वरना वो तो मामूली से जिम्मेदार थे। जसवंत ने मेरा तारुफ सूबा सरहद के बहुत बड़े आड़ती के बेटे की हैसियत से करवाया। चरण सिंह की खुशी का ठिकाना न था। कीड़ी दे घर नारायण आ गए महाराज, उसने मुझसे गर्मजोशी से बगलगीर होते हुए कहा। चरण सिंह के साथी 3-4 मुर्ग ले आए जिन्हें मेरे पाकिस्तानी साथी जसवंत ने हलाल किया और चरण सिंह ने उन्हें पकवाने के लिए घर भेज दिया। हम लोग तो झटका नहीं खाते थे, लेकिन वो हलाल जरूर खा लेते थे। हमारी इतलात के मुताबिक मतलूबा साथी जिसे पुलिस की हिरासत से आजाद करवाना था, वो अगले रोज तारीख पेशी पर गुरदासपुर जेल से बटाला आ रहा था। गुरदासपुर से बटाला आने वाले मुलजमान को प्राइवेट बसों पर लाया जाता था। चरण सिंह ने मंसूबे के मुताबिक 2 आदमी फौरन रवाना कर दिए। उन्हें तमाम बातें तफसीलात से समझाकर उनके जरिए उनके हिस्से के काम से आगाह कर दिया गया था। ये दोनों चरण सिंह के इंतहाई खास आदमी थे। हम दोनों को भी चरण सिंह ने रात गए एक प्राइवेट कार के जरिए उस मखसूस इलाके में पहुंचा दिया था जहां हमने अपनी कार्रवाई का आगाज करना था। हमने अपने मंसूबे पर अमल करने के लिए गुरदासपुर से बटाला आने वाली सड़क के ऐसे हिस्से को मुंतखब किया था जहां चरण सिंह का अपना एक मखसूस अड्डा था और तकरीबन सारे का सारा गांव उसके खास लोगों पर मुश्तमिल था। ये गांव अमूमन स्मगलरों के गांव के नाम से मशहूर था और यहाँ के मकीन स्मगलिंग के अलावा भी बहुत से गलत काम करते रहते थे। हमारी इतलात के मुताबिक इस आदमी को किसी भी प्राइवेट लारी में वहां से 9 और 10 बजे के दरमियान गुजरना था। लारी में उसके हमरा गार्ड के 2 सिपाही और एक हवालदार मौजूद थे जिनके पास सिर्फ एक 303 की राइफल थी।